हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन में। आज आपको दिख रहा होगा टॉपिक कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स के बारे में मैंने पूरा कंबाइंड से डिटेल आपको बताया है कि सेट्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के सेट्स होते हैं, क्या ऑपरेशन होते हैं, सब हमने सीखा है लास्ट हमारी लेक्चर्स में। आज हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। अब कंबाइंड में पूरा रिलेशन एंड फंक्शन आपको बताने वाला हूं, चाहे वो 11th क्लास में हो, चाहे वो 12th क्लास में हो, चाहे वो IIT की भी तैयारी कर रहा हो, कंबाइंड हम टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, लाइक जरूर करके जाना है, कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना है। यहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन को, ठीक है। अब देखिए, आपने ना पहले भी रिलेशन का नाम बहुत बार सुना है, ठीक है। रिलेशन का सभी बच्चों ने अच्छे से नाम सुना हुआ है। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन वैसे क्या होता है, जैसे कोई भी दो लोगों के बीच का कनेक्शन, ठीक है, यही होता है रिलेशन। जैसे बाप का बेटे से होता है, माँ का बेटे से होता है, भाई का बहन से होता है, तो दो लोगों के बीच का कनेक्शन होता है रिलेशन। ऐसे ही मैथ्स में होता है, ध्यान देखिएगा। अब यहां पर बाप और बेटा तो आएगा नहीं, तो मैथ्स में क्या आएगा हमारे पास? रिलेशन, ठीक है, या फिर कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, एक सेकेंड, कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशन है रिलेशन के लिए, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिलेशन। अब ये कनेक्शन होता क्या है सर, हमें तो नहीं आता समझ में, तो ये मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में कनेक्शन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा इक्वेशन ले लिया, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं जो यहां पर करने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा कि रिलेशन में हम चीजें क्या करने वाले हैं। आप खुद सोचिए, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ठीक है, इस वाले में अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, तो यहां पर y का आंसर क्या आ जाएगा? y का आंसर 5 आ जाएगा। अब यही कनेक्शन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि x और y में कनेक्शन है। देखो, जैसे ही मैंने x की कुछ वैल्यू रखी, y का कुछ आंसर आ गया। जैसे ही मान लो मैंने x की जगह 2 रखा, तो y कितना आ जाएगा? 2 प्लस में 4 यानी कि 6। आप देखते जाओगे कि x और y में एक कुछ खास कनेक्शन है। जैसे जैसे x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, वैसे वैसे y भी बदलता जा रहा है। तो इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इजी वे में, ठीक है। अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे, जो वैल्यू पुट हो रही है और जो आंसर आ रहे हैं, इसी को रिलेशन बोला जाता है। रिलेशन हो रहा है भाई, जैसे मैंने x1 रखा आ गया वही आंसर, जैसे ही x2 रखा आ गया वही आंसर, तो यही रिलेशन होता है। अब एक चीज और आपके दिमाग में आएगी, सर जो ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जो भी x की वैल्यूज इनपुट डाला जा रहा है, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, इसी को मैथ्स में क्या बोला जाता है? रिलेशन में इसी को डोमेन बोला जाता है। जो वैल्यूज को हम पुट करते हैं और जो हमारा आंसर आ रहा होता है, जैसे 1 पुट करा तो 1 है डोमेन, आंसर आया 5, 2 पुट करा आंसर आया 6, तो इसको आंसर को क्या बोला जाता है? आंसर को बोला जाता है रेंज। बहुत इजी चीजें हैं, ध्यान से समझना है। पहले सिर्फ आपको कनेक्शन ही जानना था कि दो वेरिएबल्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम रिलेशन बोलते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, मैं यहां पर एक कंडीशन मैंने ले ली। सपोज करो एक रिलेशन मैंने दे रखा है, रिलेशन को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। x और y का कोई रिलेशन है तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, और हमें क्या दे रखा है? y बराबर में, ठीक है, जो रिलेशन दे रखा है वो x माइनस 2 दे रखा है, एंड x एंड y प्लस ले लेता हूं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये आपको सारी कंडीशन देके रखेगा कि भाई y बराबर में x प्लस 2 हमें दे रखा है, और x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, और x आप लेस देन 4 ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे नेचुरल नंबर लूंगा तो मैं रिलेशन नहीं निकाल पाऊंगा। तो रिलेशन हमारा है 4 से छोटा। सवाल को हम आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमें दे दिया x और y, और एक फंक्शन हमें दे रखा है y बराबर में x प्लस में 2। x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x 4 से छोटा होगा। ध्यान से देखिए, मैं वैल्यू पुट करता हूं। सबसे पहले जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी यहां पर, तो मेरे पास आंसर y का जो आएगा वो आएगा हमारे पास 3। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी है, वैल्यू आप पुट करते जाइए, आंसर आता जाएगा। x की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे यहां पर, तो y हमारे पास आएगा 4, और जैसे ही x की वैल्यू 3 रखेंगे, y आएगा हमारे पास 5। ये मैंने क्या करा है? वैल्यूज निकाला है सबसे पहले इस कनेक्शन से। अब मैं इसका क्या बनाता हूं? इसको रिलेशन में लिखूंगा मैं। सबसे पहले देखिए रिलेशन कैसे लिखेंगे, r बराबर, अब रिलेशन एक तरह का सेट के अंदर ही लिखा जाता है। रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सेट्स की तरह लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म की तरह।
तो मैं करली ब्रैकेट बना लेता हूं। अब आप देखिए रिलेशन किस टाइप में दे रखा था, x कोमा y में दे रखा था ब्रैकेट के अंदर, तो आपको भी सेम वैसे ही आंसर देना है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, ये आ गया पहला एलिमेंट। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, ये सेकंड आ गया। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, ये आ गया थर्ड। तो ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। आपको कंडीशंस देके रखेगा। और मैंने एक चीज बताई थी, उसको हमेशा ध्यान रखना, जो भी x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो उसको डोमेन कहा जाता है, जो आप आंसर आ रहा है उसको रेंज कहा जाता है। ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है। आगे बहुत सारी चीजों का हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बट ये रिलेशन का एक बेसिक था, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। कोई भी दो सेट होते हैं उनका प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट किस चीज को कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारे टॉपिक का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। सपोज करिए एक हमारे पास एक सेट है ए, जिसके पास एलिमेंट है 1,2 और एक सेट हमारे पास बी है जिसके एलिमेंट है 3,4। ये दो सेट हमारे पास में है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस में बी और हमें फाइंड करना है बी क्रॉस में ए। कुछ भी फाइंड करवाया जा सकता है, ए क्रॉस बी पूछ सकता है, बी क्रॉस ए पूछा जा सकता है। अब ए क्रॉस बी देखिए, ए क्रॉस बी का मतलब हो गया 1 और 2 पहले लिखना है और मल्टीप्लाई में आपको लिखना है 3,4। ये ए क्रॉस बी होना चाहिए हमारा यहां से। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप गुणा कर दीजिए, आप एक को 3 से गुणा करके 3 लिख दो, ऐसा नहीं होता है। रिलेशन में आपको ऐसे ही आंसर देने हैं, आंसर यही होंगे हमेशा। अब आप देखिए कैसे लिखूंगा मैं। अगर मुझे ए को बी से करना है, मतलब ए वाले एलिमेंट्स को बी वाले से करना है, तो मैं पहले 1 को कर देता हूं 3 से, फिर 1 को 4 के साथ। अब एक्चुअल मल्टीप्लाई ना करके मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 को 3 के साथ करूंगा तो 1,3 लिख दूंगा बस। फिर 1 को 4 के साथ करूंगा तो 1,4 लिख दूंगा। इसके बाद में 2 को करूंगा 3 से तो 2,3 लिख दूंगा। उसके बाद 2 को करूंगा 4 से तो 2,4 लिख दूंगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई नहीं करना है डायरेक्ट। अब आप खुद सोचिए, मुझे अगर ये बताना हो कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, आंसर नहीं बताना, ये नहीं लिख के देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। जैसे ए और बी को गुणा किया, 1 2 3 4, 4 आंसर आया, ठीक है। ये आंसर हम पहले भी पता लगा सकते थे। ए में एलिमेंट कितने हैं 2, बी में एलिमेंट कितने हैं 2, इन दोनों को अगर मैं आपस में गुना करूंगा हमेशा वही आंसर आएगा। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एक सेट ए है जिसमें 6 एलिमेंट है, एलिमेंट हमें नहीं दे रखे हैं बट मैं बोल रहा हूं 6 एलिमेंट है। एक सेट बी है जिसमें मैं बोल रहा हूं 5 एलिमेंट है, ठीक है। एक सेट बी है उसमें 5 एलिमेंट है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ भाई ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 6 को गुना कर देना 5 से, वही आंसर आएगा, मतलब 30 आंसर आएगा इस सवाल का, इस टाइप के सवाल का। तो आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बहुत अच्छे से पहुंच गए होगे, बहुत अच्छे से सीखा होगा। अब एक सवाल जो आप अगर 11th की बात करते हैं तो एक सवाल है जो बहुत आपको परेशान करता है, वो बहुत बार पूछा भी जाता है। ध्यान दीजिएगा, उस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आपका क्लास टीचर जरूर देता है। वो सवाल क्या है, एक सेट ए मैंने दे दिया है, उसमें 2 एलिमेंट है 1 -1 और -1। हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस ए 3 बार करना है मल्टीप्लाई, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर क्या ही करेंगे, इसमें नहीं आएगा हमें ये, बट आएगा। ध्यान दीजिएगा, ए के पास कितने नंबर हैं, ए के पास 2 नंबर हैं। सर मैंने बताया था कि ए के पास जो भी एलिमेंट हो, बी के पास जो भी एलिमेंट हो, आपस में गुणा कर दो, फाइनल आंसर वही आएगा। यहां पर तो ए 3 बार हैं, तो ए के पास 2 हैं, अगेन ए के पास 2 हैं, अगेन ए के पास 2 हैं, टोटल कितने हो गए, 8 एलिमेंट आ गए हमारे पास टोटल। तो यानी कि जो भी ए क्रॉस ए आएगा उसमें 8 आंसर आएंगे इस टाइप के। यहां 4 थे, वहां 8 आएंगे। अब निकालेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इजी वे में हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से लाडलो, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले मैं निकालूंगा ए क्रॉस में ए, ठीक है। डायरेक्ट तो ए क्रॉस ए नहीं निकाल सकते, पहले ए को ए से करके देखेंगे क्या आंसर आता है, उसके बाद में अगला करेंगे हम। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, -1 को पहले -1 से करेंगे, -1। अब इस -1 को +1 से करेंगे, हो गया दूसरा। अब इस +1 को करेंगे -1 से, अब इस +1 को करेंगे +1 से। ये हमारा आंसर आ गया ए क्रॉस ए का।
अब इस वापस से ए क्रॉस ए को किससे करना है, ए से करना है। तो मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस ए और क्रॉस में ए कर देंगे। पहले मैं ये लिख लेता हूं -1 -1 -1 +1 +1 -1 और +1 +1, इसको मल्टीप्लाई करना है -1, 1 से। अब हमने जो सीखा है वही अप्लाई करूंगा मैं। पहले इस अकेले को इन दोनों से करना है, फिर इसको उठाना है इन दोनों से करना है, फिर इसको उठाना है इन दोनों से करना है, फिर इसको उठाना है इन दोनों से करना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। 8 एलिमेंट आएंगे आपके पास, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको करना है दोनों से, तो करने का मतलब है साथ लिख देना है। तो मैं इसको उठाता हूं -1 -1, एक बार तो लिख लेता हूं पहला वाला -1 हो गया, और दूसरी बार क्या लिखूंगा, इसके साथ में +1 को लिख देंगे अपन। -1 -1 +1 2 हो गए। अब सेकंड वाले को उठा के लाओ और इन दोनों के साथ लिख दीजिए इसको। दूसरा आ जाएगा -1 +1 -1 -1 +1 ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरे वाले को उठा के लाओ, दोनों के साथ लिख दो +1 -1 -1 +1 -1 अब ले आओ सबसे लास्ट वाले को, इसको दोनों के साथ लिख दो, यानी कि 1 1 -1 और 1 1 और 1। अब काउंट करिए, आपके पास 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ध्यान से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, गलतियां नहीं करनी है। इसमें लिखने में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए देता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, आपको खुद से ये करके मुझे बताना है -2, और हमारा सवाल है P क्रॉस P क्रॉस P। 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर मुझे बताना है। ये ध्यान आपको देने वाली चीज है। उम्मीद करूंगा इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। शेयर जरूर करते रहना, ठीक है, लाइक भी करके जाना है, ऐसे मत भाग जाना, ठीक है। सबको लाइक करना है और शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दो, क्योंकि हर टॉपिक 11th 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज वीडियोस लेकर आऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सिखाया जा सके, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सिखाया जा सके। अब रिलेशन में जो आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ध्यान दीजिएगा। एनडीए आईआईटी सब में इसके सवाल आते हैं, और उस टॉपिक का नाम है डोमेन। अभी मैंने डोमेन बताया नहीं था, अब आएगी डोमेन की बारी, डोमेन एंड रेंज। ध्यान से समझ लोगे तो सवाल आपके बहुत आराम से हो जाएंगे डोमेन एंड रेंज के। समझने का प्रयास करेंगे। देखो डोमेन क्या होता है, वैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि कोई भी वेबसाइट होती है उसका मालिकाना हक होता है किसी के पास। जैसे मान लीजिए सीबीएसई की वेबसाइट है www.cbse.com या cbseresults.com। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसी वेबसाइट और भी 10 लोगों ने बना रखी हो, सेम नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एक पेटेंट है, मतलब वो मालिक उसके सीबीएसई वाले हैं, वो केस कर सकते हैं कि जैसे भाई आप ये नहीं बना सकते वेबसाइट। तो डोमेन का मतलब हो गया मालिक, ठीक है। बट यहां डोमेन मैंने क्या बताया था कि कोई भी वेरिएबल की अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, सपोज करो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। y बराबर में मेरे पास एक एग्जांपल है x - 2, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब आप सोचो कि अगर मुझे y की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब रिलेशन फाइंड करना है, तो मुझे x की वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो भी आप वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, जिसकी भी वैल्यू पुट करते हैं या जिसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसी को डोमेन कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो वो 1 डोमेन हो गया, x की वैल्यू 4 रख रहा हूं तो वो 4 डोमेन हो गया, तो इसी को डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसको समझेंगे कैसे? अब यहां पर देखो, अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखूं तो आंसर फाइनाइट भी आना चाहिए, ये भी कंडीशन है कि ऐसा ना हो कहीं आंसर ही इनफाइनाइट आ गया तो वो डोमेन नहीं काउंट होगा। तो हमें क्या बोलना है यहां पर, द वैल्यू ऑफ x, आपको इसी से समझ में आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है, फॉर विच फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड। अब इस सवाल के लिए डेफिनेशन क्या कहलाएगी, x की वो वैल्यूज जिसको अगर मैं रख दूं तो y का आंसर फाइनाइट आना चाहिए, मतलब एक आंसर आना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। वो सारी वैल्यूज को ही डोमेन कहा जाता है। अब आप इस सवाल को ध्यान से देखो, x की वैल्यूज मैं चाहे तो प्लस में रख लूं सारी या माइनस में रख लूं सारी, कभी भी आंसर इनफाइनाइट तो नहीं आएगा। माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है,
इनफाइनाइट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर तो अगर मुझे आंसर देना होगा तो मैं बोलूंगा सर एक्स की कोई भी वैल्यूज रख लीजिए, ऑल रियल नंबर। मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि एक्स रियल नंबर में से कुछ भी रख दो, वही हमारा वाई आंसर डेफिनेटली आएगा। तो ये जो एक्स बिलोंग्स टू आर है, यही डोमेन है इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। मतलब जो एक्स की वैल्यू मैं रख सकता हूं, आंसर जिससे डिफाइन आ जाए, वो सारे डोमेन होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। और अब देखो, ये तो हो गया डोमेन की बात। तो रेंज क्या होगी सर? डोमेन तो पढ़ लिया, रेंज क्या होती है भाई? रेंज होती है कि भाई कोई चीज कहां तक जा सकती है, उसको रेंज बोला जाता है। कि उसकी वैल्यू कहां तक जा सकती है, वो कहां तक जा सकता है, उसकी ये दायरा हो गया, इससे बाहर नहीं जाएगा वो। तो रेंज को हम कैसे समझेंगे? अगर तुमने यहां पर डोमेन में एक्स की वैल्यू रख रहे हो, तो वाई का भी तो कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा ना। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू आपने 1 रखी, तो वाई हमारा -1 आएगा। एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई का आंसर हमारा 0 आएगा। एक्स की वैल्यू 3 रखी या -1 रखी तो वाई की वैल्यू -3 आएगी। तो ये जो वाई के आंसर आते जा रहे हैं, ठीक है, डोमेन रखने की वजह से जो वाई का आंसर आ रहा है, इसी को बोला जाता है रेंज ऑफ दैट फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेंज का और डोमेन का। क्लास 11th में सिर्फ इतना ही तुम्हें बताया गया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम्हें बताए गए हैं, रिलेशन क्या होता है बताया गया है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, यही एनफ है। बट डोमेन इतना छोटा नहीं है, बहुत सारे सवालों के डोमेन मैं भी बताने वाला हूं। आई होप इतनी चीज आपने समझी होगी। अभी कुछ सवाल देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको डोमेन और समझ में आएगा। ठीक है, आपको डोमेन कुछ और समझ में आएगा, कुछ और आप इसके अंदर समझ पाएंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल सा। एक हमारे पास है x-2 और एक हमारे पास है x-4। ये फंक्शन हमारे पास में है। ध्यान दीजिएगा अब इस फंक्शन पे, बहुत ही इजी सा सवाल है, समझना आपको पड़ेगा। अब हमें क्या जानना है कि भाई y एक फंक्शन दे रखा है x-2 और x² - 4 एंड x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कि आप रियल नंबर्स में से मान सकते हो कुछ भी। अब आप सोचिए, मुझे क्या निकालना था? मुझे इसका डोमेन बताना है। अब डोमेन सर हमने पढ़ा था कि x की कुछ भी वैल्यू रख दो, y आंसर आना चाहिए। तो यहां पर कुछ भी रख दे, y आंसर आ जाएगा। सोचो आप एक बार। ठीक है, जैसे ही फ्रैक्शन वाले सवाल आ रहे हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन है p/q। आपको पता है कि अगर ये वाली वैल्यू, ठीक है, आपको पता है कि अगर ये q जो हमारा है, ये हमारा p है, ठीक है, और ये हमारा q है। ये सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया है p/q की फॉर्म में। तो अगर हमारा ये 0 हो गया, आप खुद सोचो कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि q जो हमारा है वो 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गई दिमाग में कि q 0 तो नहीं ले सकते हैं। अब ये पता करना है कि q 0 किस किस की वजह से आ सकता है। तो वो कैसे पता करेंगे? ये q है हमारा, x² - 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं आना चाहिए था हमारा। अब हम क्या करेंगे? x² इज नॉट इक्वल टू 4, ये भी नहीं होना चाहिए हमारा। x की वैल्यू क्या आएगी? नॉट इक्वल टू +-2। अब एक चीज पकड़ में आ गई कि भाई x की वैल्यू आप प्लस का 2 और माइनस का 2 नहीं रख सकते। -2 और +2, आप ये दोनों वैल्यूज को नहीं रख सकते हो। इन दोनों को रखने से आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो डोमेन क्या कहलाएगा? कि इन दोनों को छोड़कर हम कुछ भी रख सकते हैं। मतलब इस सवाल का डोमेन क्या होगा? फंक्शन फाइनाइट किससे आएगा? ऑल रियल नंबर माइनस, ठीक है, माइनस आप क्या कर दोगे? -2 और +2, इसको हटा दीजिए बस। सारे रियल नंबर में से सिर्फ ये 2 नंबर है जहां पर नॉट डिफाइन आएगा। तो हमें तो डिफाइन चाहिए होता है। तो डोमेन मुझे समझ में आ गया कि भाई ये 0 नहीं होना चाहिए। ये पहला टाइप हो गया, ये टाइप 1 हो गया आप लोगों के लिए। जब भी p/q की फॉर्म में आते हैं तो आपको ये पता लगाना है कि q 0 कहां होगा, क्योंकि q जहां भी 0 हो गया वो डोमेन नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान में जाना चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। लॉजिक समझना, किसी को अगर नहीं भी समझ में आता है कमेंट करना और एक बार दोबारा से देख लेना, पॉज कर करके देखना, बहुत इजी समझ में आएगा आप सभी लोगों को। सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप देखिए, डोमेन बहुत इजी है, नॉट हार्ड, ध्यान से बस पढ़ने की देरी है। सेकंड टाइप देखिए, अगर आपके पास फंक्शन आ गया इस टाइप का x² - 4 y बराबर अंडर रूट में आ गया, नॉट फ्रैक्शन, सिर्फ अंडर रूट में आ गया, तो आपने एक चीज सीखी हुई है, सर अंडर रूट में कभी भी 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। यानी मुझे ये समझ में आया कि ये वाली जो वैल्यू है, इसका जो आंसर है वो 0 से छोटा तो नहीं होगा। ठीक है,
जीरो से छोटा तो नहीं होगा। यानी कि मैंने ये सीखा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा तो नहीं होगा। तो मैं ये पता कर लूंगा कि जीरो जीरो है, जीरो से बड़ा कहां कहां आएगा, या मैं ये पता कर लूंगा जीरो से छोटा कहां कहां आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला यहां से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। तो मुझे देखो जब भी अंडर रूट अकेला आता है तो आपके पास इस टाइप का आंसर आएगा। तो आप क्या पता लगाओगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, प्लस -2। इसका मतलब यह हुआ कि -2 इधर लिखना है, +2 इधर लिखना है, बीच में x लिख लेना जब भी ऐसी कंडीशन आती है। और आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो यहां से कि भैया x की वैल्यू -2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और +2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये कर दिया तो हमारा आंसर यही डोमेन आ गया हमारा, कि भैया ये डोमेन हो गया हमारा, कि हम क्या कर सकते हैं, -2 और +2 के बीच की सब वैल्यूज को रख सकते हैं। और मैंने ये बताया था कि x की वो वैल्यूज जिनसे आंसर फाइनाइट आ जाए, जिनसे आंसर फाइनाइट आ जाए, वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया, जीरो से छोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है, जीरो से छोटा नहीं आना चाहिए। थर्ड टाइप पे चल लीजिए आप। थर्ड टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। अगर हमारे पास p और q की फॉर्म में आ रहा है और q वाला अंडर रूट में है, ठीक है, q वाला अंडर रूट में है, तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में ये q जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होने से तो फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो q हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए इस केस में। अगर ऐसा सवाल डोमेन का आता है तो आपको इस तरह से सोचना है कि मतलब सिर्फ अंडर रूट ही नहीं देखना, अगर वो अंडर रूट न्यूमरेटर में है तब तो इक्वल का साइन भी आ जाएगा जीरो के पास, अगर अंडर रूट में नहीं है, नीचे है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा। समझ रहे हैं? तो यही होता है डोमेन और यही होता है रेंज। अब क्लास 11th में क्या पूछा गया है, इस टाइप के सवाल दे रखे हैं आपको। एक रिलेशन मैंने दे दिया ये वाला, इसका डोमेन क्या होगा, देखो x की वैल्यू 1 रखी तो आंसर 3 आया, और मैंने यही बोला था जो इनपुट रख रहे हो वो डोमेन होता है। तो जो भी पहली वाली वैल्यूज हैं ये सारे डोमेन हैं। अगर इस सवाल का मुझे डोमेन डी बताना हो तो मैं आंसर दूंगा 1, 2, 3। ये डोमेन हमारा होगा क्योंकि हमने यही रखे थे। और रेंज क्या होगा इस सवाल के लिए, रेंज होगा 3, 4, 5। तो इस टाइप के सवाल में अगर डोमेन रेंज पूछे तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आपको देता हूं, कमेंट करके मुझे बता देना। एक फंक्शन y बराबर में है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ x वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ऑल r, इसका मुझे डोमेन बता देना भैया सभी लोग कमेंट करके। अगर इसका आंसर आप बता देते हैं तो आपको डोमेन समझ में आ गया होगा। आई होप रिलेशन एंड फंक्शन का ये पहला टाइप समझ में आया होगा। अभी सिर्फ मैंने बेसिक्स बताए हैं क्लास 11 से रिलेटेड, तो ये कंप्लीट क्लास 11 का बेसिक है। अभी रिलेशन का सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम, जिसमें हम पूरा इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे इस चैनल को।